अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट से कि कल का लेक्चर सबने रिकॉर्डिंग देख ली होगी यूट्यूब पर। तो आई होप कि सबने अपने लेक्चर्स को नोट किया होगा, जो क्वेश्चन है तमाम क्वेश्चन को भी नोट किया होगा और तमाम कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज किया है। तो आज सर जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप सबने पार्टिसिपेट करना है। या तो आप चैट में आंसर दें या फिर अपना हैंड रेस करें ताकि हम आपको अनम्यूट करें, या फिर अपना माइक खुद अनम्यूट करके उसका जवाब दें। ठीक है। तो क्लास को हमें सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कल की तरह कि टीचर आपके क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं या फिर आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं और आप सब खामोश हैं। ठीक है। तो मैं वेलकम करती हूँ सर हमजा को। वेलकम टू अवर सेशन सर हमजा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट द क्लास। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम अक्सा वैस को स्पेशल थैंक यू मैं कहूँ जिन्होंने मुझे इस कोर्स का पार्ट बनने और इन सेशंस में प्रेजेंट करने का मौका दिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कल वाला सेशन आपको कुछ ना कुछ उसमें से समझ आया होगा। आई नो कि वो आपके लिए वो टॉपिक कुछ न्यू है, और लेकिन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था। आप उसके रिकॉर्डिंग एक दफ़ा विजिट कर लें, और फिर अभी हम उस टॉपिक को थोड़ा सा ना रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि जो आज वाला टॉपिक है ना वो उसके साथ इंटरकनेक्ट है। सो पहले कोई मुझे क्लियर कर दे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ आ रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है, आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सिस्टम ट्रबल शूटिंग पे कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की थी कि आपका एक सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा था, ठीक है, और उसके अंदर आपने देखा कि एक प्रॉब्लम अराइज हो गई। अब प्रॉब्लम से क्या मुराद हो सकता है कि एक ऐसा अनयूजुअल, एक ऐसा इवेंट, ठीक है, एक ऐसा इरेगुलर एक्शन और इंसिडेंट जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम हो गई। अब फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और अचानक से आपका लैपटॉप बंद हो गया। अब ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना, आपका सिस्टम अब परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। और ट्रबल शूटिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग तीन काम करते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने कल डिस्कशन की थी और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मेनली अपनी जो ट्रबल शूटिंग है ना उसकी दो कैटेगरीज बनाई थी। आप में से प्लीज कोई माइक ऑन करके बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी दो कैटेगरीज थी। अच्छा, उतनी देर में सोच लें। और मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जितने भी अब जो मैं बातें बता रहा हूँ कल वाले लेक्चर को जो समराइज कर रहा हूँ, आप साथ साथ इसको अपने पास नोट करते हैं, क्योंकि ये आपकी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 है, मैंने विजिट किया है। और आपने नेक्स्ट में भी इसे प्रिपेयर करना होगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा फिर उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। अच्छा, मेनली हमारे पास दो कैटेगरीज थी, एक हार्डवेयर ट्रबल शूट और एक सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट, ठीक। हार्डवेयर ट्रबल शूट यानी आपके जितने भी फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने जो उसको फिक्स करना है वो सारा प्रोसेस जो है वो हार्डवेयर ट्रबल शूट। नेक्स्ट उसके बाद आगे सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट में आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, हार्डवेयर ट्रबल शूट में हमने काफी ज्यादा कैटेगरीज पढ़ी थी, ठीक है। मैं जस्ट उनके नेम्स बताऊंगा और यही कल वाला सेशन था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने हार्डवेयर ट्रबल शूट में बात की कि भाई आपके सिस्टम के कनेक्टिविटी में इश्यू होगा, या आपको सिस्टम टर्न ऑन या बूटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? आप जब कंप्यूटर को अपने लैपटॉप पर टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, ये बूटिंग प्रोसेस होता है। यानी टर्न ऑन करने में कोई मसला हो, जैसे कि सॉकेट में या वायर में या पावर सप्लाई में कुछ ऐसा इश्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने बात की कि हार्डवेयर में आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपकी रैम, उसमें अगर आपकी रैम हार्ड ड्राइव कोई ऐसा इश्यू हो सकता है, हार्ड ड्राइव एनवीएमई या कोई इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की
डिफरेंट हम लोगों ने कल ट्रबल शूट्स की बात की जो हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर कैटेगरी की तरफ जब हमने मूव ऑन किया, हार्डवेयर के अंदर इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा सिस्टम जो है वो टू हॉट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप सबको याद होगा जिसमें इसको समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कैटेगरी में अगर आते हैं तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन ट्रबल शूट, यानी आपकी एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी ऐप जो है वो फ्रीज हो जाती है, वो मूव नहीं कर रही, वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो एप्लीकेशन ट्रबल शूट हो गया। देन आपका जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि मेनली टू टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर रहे होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर पे सक्सेसफुली रन हो सके, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रन होती हैं, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरा जो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आपकी सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो, अच्छा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सारा काम इस वक्त हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स दिया, मेमोरी को मैनेज कर रहा है और ये सब चीजें, प्रोसेसिंग पावर को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, तो आप में से अब कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इस वक्त हम लोग, आप सब और मैं अपने कंप्यूटर्स में यूज कर रहे हैं, कोई एक एग्जांपल या नाम। राबिया, आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। सर विंडो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, विंडो। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तक की, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं। देन मैं हमने बाकी कभी आपके नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क ट्रबल शूट हमने बात कर ली थी। इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस में हमने वायरसेस की बात की कि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाए। तो ये था हमारी कल वाली सारी डिस्कशन, जिसको हमने समराइज कर लिया टाइप्स ऑफ ट्रबल शूटिंग में। हमने जस्ट सिर्फ इनके नेम्स नहीं थे पढ़े, बल्कि हमने एक डिस्कशन की थी, हमने इनके सिम्टम्स पढ़े थे। जब भी कोई बीमारी आती है ना, सबसे पहले हम उसकी अलामत पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी अलामत क्या है, कि भाई आप फील कैसा कर रहे हैं। फिर तब तब हम उस सिम्टम्स को, उन अलामत के जरिए हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि ये यही बीमारी है। इस बच्चे का रंग जर्द हो रहा है तो उसका मतलब में भी इसको कोई लिवर का प्रॉब्लम हो, ऐसा मतलब कि हम लोग आइडिया लेते हैं उस बीमारी की तरफ, ठीक है ना। तो सिम्टम्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, फिर हमने कुछ चंद एक कुछ स्टेप्स देखे थे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़े से स्टेप्स देखे थे, और फिर उसका एक सोल्यूशन देखा था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रबल शूटिंग पे। आई होप कि यहाँ तक आप सबको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। जिन्होंने लेक्चर मिस भी किया था उन्होंने भी कुछ ना कुछ नोट कर लिया होगा कि ट्रबल शूटिंग होता क्या है, अब हमने करना है क्या, अब हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। 7 मेजर स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी कोई आप, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कल कहा था कि 3 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डायग्नोसिस एंड इट्स एंड स्ट्रेटजीज दैट वी हैव अप्लाई, यानी आइडेंटिफाई, डायग्नोस, और फिर परफॉर्म स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो फर्स्ट लाइन आपके पास दिखी, ये 3 स्टेप है। लेकिन आपकी मैं साथ साथ कोशिश किया कि टेक्स्ट बुक को भी साथ थोड़ा विजिट करता रहूं और उसमें से भी कुछ पॉइंट्स निकालूं। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये 7 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट को, सॉरी, किसी भी ट्रबल शूट को आपने किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वो ये 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक। स्टेप 2 पे एस्टेब्लिश आर 3 आर प्रोबेबल कॉज। स्टेप 3, टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द कॉज। Step 4, establish a plan to action to resolve the problem, implement the solution, verify full system functionality, document findings, actions and outcomes, ठीक। स्टेप 1 पे क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, ठीक हो गया। स्टेप 2 पे वो क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, कि आपने वो पॉसिबल चांसेस जो है ना वो सब लिख लेने अपने पास। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि आपका कंप्यूटर चलता चलता बंद हो गया है और स्क्रीन, अच्छा, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो क्या वजह हो सकती है, आपने वो लिखनी शुरू कर देनी है। फॉर एग्जांपल सपोज कर ले, ये जस्ट एक एग्जांपल ही है अभी। ये हो सकता है कि भाई मॉनिटर में इशू आ गया हो, एक वजह, पॉसिबिलिटी है, वो लिख ली।
फिर आपने नीचे एक और लाइन में लिख दिया कि भाई हो सकता है इसके ओएस जो है वो ट्रबल शूट कर गया, एक लाइन में आपने नीचे एक और रीजन लिख दिया, तीन चार रीजन आपने लिख दी। टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द कॉज। आपने बारी बारी हर एक को टेस्ट करना शुरू करना है। किस तरह टेस्ट करना है, आपने जाना है और जाके मॉनिटर का जाके चेक करना है कि क्या मॉनिटर की लाइट ऑन है, मॉनिटर वर्किंग में है। अच्छा मॉनिटर तो है, इसका मतलब ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। फिर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना स्टार्ट करना है। यानी आपने हर जो आपने कोजेस चार पांच छह जितने भी कोजेस दिखे थे ना, अब थ्री स्टेप के आपने सबको टेस्ट करना स्टार्ट कर देना है। और फिर इसी दौरान आपको एक कॉज मिल गया, आपने कहा भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। यहां तक समझ आ गई। एस्टेब्लिश अ प्लान टू एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपने प्लानिंग कर लेनी है अपने माइंड में, आपने एक स्केच बनाना है कि अब मुझे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेप 2 3 और 4 में। फिर उसके बाद फिफ्थ से आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। आपने इंप्लीमेंट करना, अब जो आपने प्लानिंग की थी ना, आपने उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक। स्टेप 6 पे आपने वेरीफाई करना है। आपने प्रोसेस सारा कंप्लीट कर लिया, आपने अपने जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपने ट्रबल शूट कर लिया, अब आपने दोबारा से उसको ऑन करके देखना है, वेरीफाई भी तो करना है ना कि जो मैंने काम किया वो उसका कोई फायदा भी हुआ है। और एट लास्ट सेवन स्टेप जो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उस सारे प्रोसीजर को अपने पास लिख के रख लेना है कि मैंने क्या किया और क्यों किया और उसके सिम्टम्स क्या थे, उसका फायदा क्या होगा। अभी आगे चल के हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा बस यहाँ पे रोक के ना, लेकिन एक बात जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा ना, आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करें तो स्टेप नंबर 1 वो बिलोंग करता है आइडेंटिफिकेशन से। स्टेप 2 3 और 4, 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉजेज दिख रहे हैं, 3 में उनको टेस्ट कर रहे हैं और 4 में प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये तीनों स्टेप्स अगर आप लोग गौर करें डायग्नोसिस से बिलोंग करते हैं, और 5 6 और 7 जो है वो बिलोंग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से, अप्लाई स्ट्रेटेजी से। ठीक है ना। तो यानी मेनली अगर मैं बात करूं, फिर भी ओवरऑल ट्रबल शूटिंग में 3 मेन प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। सो यहां तक किसी का आप में से कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑन करके या हैंड रेस करके फौरन से पूछ लें। इसका मतलब सबको हर चीज समझ आ रही है। अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चंस आपका नेम कॉल करके आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। जी सर, आप क्वेश्चन कर लें क्योंकि स्टूडेंट्स के चैट में रिव्यू आ रही है कि सबको क्लियर है। चलिए इट्स ओके, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मैं पहले आगे मूव करूंगा फिर लास्ट में ना इनसे क्वेश्चंस करूंगा जरूर। जी जी सर। अच्छा, अब ये 7 जो पॉइंट्स है ना, ये इन्हीं को ना मैंने इजी करके आगे लिखा है, आसान लफ्जों में लिख दिया। आइडेंटिफाई, एस्टेब्लिश कॉज, टेस्ट, उसके बाद प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, वेरीफाई और डॉक्यूमेंटेशन। इनको बारी बारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले ये अंदाजा लगाना जरूरी है सिम्टम्स को देखे कि ये जो प्रॉब्लम है किस सिचुएशन से बिलोंग करी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करी है, हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से। ठीक है। और फिर जो हमने उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो आगे कैटेगरीज बनी ट्रबल शूटिंग में, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, आपने उस कैटेगरी तक पहुंच गए। फिर वहां से आपने जो है ना आगे अपनी प्लानिंग स्टार्ट करनी होती है। ठीक है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें कि आपके जो लैपटॉप के ऊपर आप काम कर रहे थे और वाईफाई जो है ना चलता चलता बंद हो गया। ठीक है। और ये आप क्या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे कि आपके वाईफाई की कनेक्टिविटी में इश्यू आ गया, ये आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक। नेक्स्ट स्टेप एस्टेब्लिश कॉजेज, आपने उसकी सारी रीजंस लिख ली है। मे बी के राउटर में इश्यू हो, मे बी डीएनएस सर्वर में कोई इश्यू हो, या आईपी एड्रेसेस में कोई, मतलब क्या आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन गई। आपने वो सारी कॉजेज लिख लेने, फाइंड पॉसिबल रीजंस, जितनी भी पॉसिबिलिटीज रीजंस है, पॉसिबल रीजन हम आपने लिख लेनी है। और फिर आपने आइडिया लेना कि कौन सी रीजन हार्डवेयर से बिलोंग करती है, कौन सी सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपने उन सब रीजंस को बारी बारी टेस्ट करना स्टार्ट कर देना। मैं उठा सबसे पहले जाकर मैंने अपने हर राउटर को रीस्टार्ट करके देखा। जैसे ही मैंने राउटर को, अच्छा उससे पहले मैं राउटर तक गया और मैंने देखा कि राउटर की लाइट्स जो है ना वो भी रेगुलर नहीं है। मतलब जो आपको पता है ना राउटर के ऊपर लाइट्स शो हो रही होती हैं, तो वो भी प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल वे में नहीं है। तो आपने कहा कि हाँ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने फौरन से पहले अपने राउटर को रीस्टार्ट करके देखा। जब राउटर को रीस्टार्ट करके देखा तो वो आपके राउटर की जो लाइट्स हैं वो अब एक करेक्ट वे में आ गई। और आपके जो आपकी डिवाइस है उसके ऊपर भी आपको जो है ना अपने जो घर का जो वाईफाई था वो शो होना स्टार्ट हो गया, विजिबल हो गया है। तो आपने यहाँ पे टेस्ट किया, आपने इन कॉजेज को चेक ईच पॉसिबिलिटी। आपने ये तो एक रीजन थी ना, एक कॉज था जिसको आपने टेस्ट किया, आपने बारी बारी बाकी
जितने भी कोर्सेज थे आपने इनको भी टेस्ट करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर एक कॉज जो है उसको आपने टेस्ट किया और आपको पता चल गया कि यही रीजन है, तो फिर आपको बाकियों की तरफ मूव करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि इश्यू ही राउटर का था, तो आपको बाकी जो कॉजेज आपने लिखे थे ना, 3 4 5, उनको अब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें साथ आपने कंफर्म कर लेना और अपने पास लिख लेना कि टिक कर लेना कि ये वजह थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 से आगे प्लानिंग। आपने प्लानिंग कर लेनी है, एक स्केच बना लेना कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टेप 5 में इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने वो स्टेप्स परफॉर्म कर लेना है, यानी क्या स्टेप परफॉर्म करने अपने डिवाइस को दोबारा से, अगर तो राउटर रीस्टार्ट हो गया तो इट्स ओके, नहीं तो उसको रीस्टार्ट कर ले और फिर दोबारा से अपनी डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, रिकनेक्ट करना है अपने उस वाईफाई के साथ। ठीक है, अप्लाई द फिक्स। स्टेप 6 पे वेरीफाई कर लेना है कि कनेक्ट हुआ भी है या नहीं। ठीक है, और फिर स्टेप 7 पे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इन केस आज तो आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और आपको ये सारा प्रोसेस करते हुए इन सब स्टेप्स को आपने बारी बारी स्टार्ट से एंड तक जब फॉलो किया, तो आपको सपोज कर ले कि 1 घंटा लग गया। ठीक है, और फिर 1 महीने बाद आप अपना काम कर रहे थे और फिर यही सिचुएशन आपको फेस करने को मिली। तो मेरा अब आप सबसे क्वेश्चन है कि आप यही स्टेप्स सारे दोबारा परफॉर्म करेंगे? कोई माइक ऑन करके प्लीज जल्दी से बता दें। Yes, sir. अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि आपने ये सारा अपने पास एक पेज पे लिख लिया होता कि भाई अपने अल्फाज में उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि जैसे ही वाईफाई रिकनेक्ट हो तो आपने सबसे पहले अपने राउटर को रीस्टार्ट करके देख लेना है, ये सिचुएशन अच्छी है, ये प्रोसेस अच्छा है कि लिख के रख ले। और फिर जब अगली दफा 1 महीने बाद, 1 साल बाद जब वाईफाई की कनेक्टिविटी में इश्यू आए, तो आप उसको पढ़ के फौरन से राउटर को ही डायरेक्ट रिकनेक्ट कर ले, बजाय के अपनी राउटर से आने वाली के बजाय के अपने इंटरनेट की आने वाली केबल्स और डिफरेंट चीजों को आप जो है ना टेस्ट करने की कोशिश करें और अपना टाइम वेस्ट करें। आप बताएं कौन सी अप्रोच ज्यादा बेहतर है? लिख के रख लें। लिख के रख लेना। बिल्कुल ठीक, लिख के रख लें। तो ये स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हम लोग को किसी भी काम को क्यों लिखते हैं, मैंने आप सबको कहा कि अपने पास नोट कर ले, ताकि इन केस 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जब आपको टीचर क्लास में चैप्टर पढ़ाए तो आप उसको निकाल के अपने सामने रख ले और आपको ये सब बातें याद आ जाए। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होती है। ये आपके बहुत ज्यादा टाइम, आपकी एफर्ट्स, आपकी कॉस्ट को सेव कर देती है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे पुट करके देखते हैं, यही वाईफाई कनेक्टिविटी की एग्जांपल है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि आपका वाईफाई जो है उसकी कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है, यानी आपको इंटरनेट जो है वो विजिबल नहीं हो रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा। तो उससे कोजेज में एक ही अभी फिलहाल लिखा है यहाँ पे, वैसे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, राउटर की जो है ना, राउटर के अंदर इश्यू आ गया, तो उसकी टेस्ट हम लोग किस तरह के, हमने जब राउटर को रीस्टार्ट करके देखा। फिर जब हमने प्लानिंग में क्या करना है, आपने सोचा कि भाई अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे राउटर को रीसेट करना होता है। ठीक है, उसको रीस्टार्ट करना होता है, और अब पहले तो राउटर को रीस्टार्ट करना है, वो शायद मैंने कर ही लिया है, लेकिन मुझे अपने मोबाइल फोन से भी इस वाईफाई के साथ दोबारा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, मे बी पासवर्ड भी शायद दोबारा लगाना पड़ जाए या जो भी। ठीक है, देन आपने उसको वेरीफाई किया कि क्या वाकई में इंटरनेट काम कर भी रहा है या नहीं, और एट लास्ट आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन में उस सारे प्रोसीजर को लिख के डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो आप उसको इजीली ट्रबल शूट कर लें। ठीक है, ये 7 स्टेप्स जो थे हमने अप्लाई किए एक प्रॉब्लम के ऊपर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? चले भाई, अब आपकी बारी आती है। अब यहाँ पे हमने कुछ टेस्ट केसेस को डिस्कस करना है। तो 2 टेस्ट केसेस मैंने लिखी है, अभी आपने ही मुझे करवानी है। ठीक है, लिखा सब कुछ ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जस्ट आपने अपने माइक ऑन करते जाना है और बताते जाना है। ठीक है, चीजों को। सबसे पहले प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कंप्यूटर इज ऑन बट नो डिस्प्ले। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो सकता है जी? कोई माइक ऑन करके पढ़ के बता सकता है जल्दी से? Screen is black. बिल्कुल ठीक है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक ब्लैक ब्लैक हो गई है और शायद सीपीयू भी काम नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट आ गया था आपने एस्टेब्लिश कॉजेज। आपने अपने पेज के ऊपर सारे कॉजेज लिख लेने हैं। तो कोई माइक ऑन करके जल्दी से बता दे, शाबाश।
अच्छा मैम, अक्सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पार्टिसिपेंट्स के नेम आप कॉल कर सकती हैं। यस सर। हरम, आप अपना माइक अनम्यूट करके आंसर दें। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप लोग फिर तैयारी आप करके रखें कि अब आपकी बारी आएगी और आपने फौरन से माइक ऑन कर लेना है। तो मैं इसको खुद बता देता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि आपके सिस्टम की स्क्रीन ब्लैंक ब्लैक है। तो आपने सबसे पहले ये कॉज दे दिया कि भाई शायद मॉनिटर में इश्यू हो सकता है। ठीक है, हमारा मॉनिटर ही काम नहीं कर रहा है। आप एक लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। आपने कहा शायद इसके मॉनिटर में इश्यू हो सकता है। नेक्स्ट आपने कहा जो केबल्स आ रही होती है ना, उन्हें हम कहते हैं HDMI केबल्स। कल मैंने आपको शायद उसकी इमेज दिखाई भी थी। तो आपने कहा कि शायद किसी HDMI केबल में कोई इश्यू है या रैम में इश्यू हो सकता है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम की रैम खराब हो जाए या वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तभी आपकी स्क्रीन, हमने कल पढ़ा था, ब्लैक हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे ये अंदाजा लगाने के लिए कि कौन सी वजह, एक या दो वजूहात है, क्या वजह है इसकी। ठीक है, अभी तो हमने एक आइडिया लिया, पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, लेकिन अब हमें कुछ टेस्ट भी तो परफॉर्म करना होगा। तो जी कोई माइक ऑन करके जल्दी से बता दे। जैनब आप बता दें। देखिए, जिसको भी आंसर आ रहा है बता दें, इसका कोई इशू नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक बंदा मतलब बताएगा या फिर जिसका नेम मैं कॉल कर रही हूँ। ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका वेट कर रहे हैं सर आपके रिस्पॉन्स का। अच्छा एक चीज है, आपने सिर्फ देख के पढ़ना है। ठीक है, अगर आप गलत भी पढ़ देंगे ना तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैंने करना है। अच्छा इसमें क्या करेंगे आप लोग, जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, सबसे पहले आप अपने मॉनिटर को चेक करेंगे कि मॉनिटर ठीक से काम करे। आपने देखा कि मॉनिटर की लाइट ऑन है और आपको आइडिया होगा कि मॉनिटर बिल्कुल ठीक है। देन आप अपनी केबल्स को भी चेक करेंगे, बारी बारी हर केबल को चेक करेंगे, और आपने देखा कि हाँ भाई ये एक या दो केबल्स हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही, इनमें कोई इश्यू है। अब आप प्लानिंग करेंगे, क्या प्लानिंग होगी कि आप HDMI केबल को चेंज करना होगा। ठीक है ना, यही लिखे यहाँ पे, उसको रिकनेक्ट करना होगा इस तरह से। देन आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्या करेंगे, केबल्स को फिक्स करेंगे। आपने कहा ये हो सकता है कि शायद ये केबल्स जो है ना, इन वो ये सही तरीके से लगी नहीं। ठीक है, तो ये शायद प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करेंगे, उनको दोबारा से सही तरह कनेक्ट करेंगे केबल्स को। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग चार्जर भी लगाते हैं तो वो पिन सही से मोबाइल फोन में अटैच नहीं हो पाती, शायद कोई ऐसा इश्यू है। तो देन आप वेरिफिकेशन करेंगे अपने सिस्टम को जब रीस्टार्ट करेंगे, और फिर एट लास्ट आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी आप इस सारे प्रोसीजर को अपने पास लिख लेंगे। कि मोस्टली ऐसा हो सकता है जब आपकी स्क्रीन ब्लैक हो तो आपकी कोई एक या दो HDMI केबल्स जो हैं वो सही से कनेक्ट नहीं हुई होती सॉकेट्स के अंदर, सॉरी, वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुई होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है और आपने उसको किस तरह से फिक्स करना है वो सारी आपने डिटेल अपने पास लिख लेनी है। ये था आपके पास एक हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। नेक्स्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चले, अब कोई माइक ऑन करके ना ये जो स्cenario लिखा ना इसको सिर्फ रीड करते हैं। उम्मे कुलसुम, आप रीड करें। Every time a user tries to open a specific large spreadsheet, Excel freezes and says not responding through other Excel files open fine. बिल्कुल ठीक है। जैसे सिनेरियो ये है कि एक एक्सेल फाइल होती है, आपको पता होगा एक्सेल फाइल का। अगर नहीं भी पता तो एक सॉफ्टवेयर, एक टूल होता है, यहाँ पे उसको सर्च करते हैं एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये टूल है। ठीक है, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, इसको हम लोग यूज करते हैं जो डाटा हमने रोज और कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, एनी हाउ ये हमारे पास एक टूल है। ठीक है, और ये इस टूल की हम लोग एक फाइल जो है ना वो ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे एरर क्या आ रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग का। और अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स में भी हमें ये एरर देखने को मिलता है। अब हमने इससे फिक्स करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि भाई एक्सेल फाइल है, ठीक है, और वो ओपन नहीं हो रही। ठीक है, और नॉट रिस्पॉन्डिंग का ना हमें एरर आ रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में आपने यही लिख देना है। अच्छा मैं आप सबसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें कि ये हार्डवेयर से बिलोंग करते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट से बिलोंग करते हैं, जल्दी से। सॉफ्टवेयर से।
एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, ये सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट से बिलोंग करें, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन की बात हो रही है, ये एप्लीकेशन ट्रबल शूट है। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन ट्रबल शूट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप लोग चीजों को गौर से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे हमारे पास कॉजेज अगर हम लोग लिखेंगे तो ये एक मेन कॉज हो सकता है कि भाई हमारी जो कैशी है ना, वो डिस्टर्ब हो गई है, यानी वो करप्ट हो गई है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि कैशी के अंदर कोई मसला है, या दूसरा ये हो सकता है कि आपकी फाइल के लिंक में कोई इश्यू है या कोई ऐसा इश्यू है, ठीक है। तो आप अब इन्हीं कॉजेज को अब आप टेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कैशी में इश्यू ना, याद रखेगा हम उस फाइल को ना सेफ मोड मोड में ना ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब सेफ मोड क्या होता है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सेफ मोड में याद रखेगा ये होता है कि है ना, आप किसी भी फाइल को जब आप ओपन करते हैं ना, लाजमी नहीं सिर्फ आपने एक्सेल की फाइल को, किसी भी फाइल को जब सेफ मोड में जब आप ओपन करते हैं, तो वो सबके सब ड्राइवर्स उसमें कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ चंद एक एसेंशियल ड्राइवर्स जो होते हैं ना वो कनेक्ट होते हैं। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी आपकी फाइल के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो नहीं होती, ठीक है। लार्ज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही होती, जस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ही हमें शो होते हैं, इसे हम कहते हैं सेफ मोड, ठीक है। ये हम चेक करते हैं अगर कोई हमारी फाइल के अंदर कोई एरर आ जाए, कोई मसला हो ना, तो फिर इसलिए हम लोग उस फाइल को सेफ मोड में ऑन करके देख लेते हैं। तो अगर अच्छा, यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके हैं किसी भी फाइल को सेफ मोड में ऑन करने के। एक जो तरीका ये है वो क्या है, आपने अपने कीबोर्ड पे विंडो और आर प्रेस करना है, ठीक है। और अगर क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सेल की फाइल को सेफ मोड में ऑन करना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे लिखना है एक्सेल/सेफ, ठीक है। आप मैं यहाँ पे जनरली लिखा, लेकिन आपको स्पेसिफिकली फाइल का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो फाइल जो वो आप सेफ मोड में ऑन करना चाह रहे हैं। देन आप ओके पे प्रेस करते हैं तो आपकी फाइल सेफ मोड में ऑन हो जाती है, ठीक है। और मैंने बताया कि उसके कुछ फीचर्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही आपको शो होते हैं, यानी उसकी वजह क्या है कि सबके सब ड्राइवर्स कनेक्शन में नहीं आते, सिर्फ एसेंशियल ड्राइवर्स ही कनेक्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में, अच्छा, आपने जब इसको सेव मोड में होंगे आपको पता चल गया कि भाई ये फाइल बिल्कुल ठीक तरीके से सेफ मोड में ओपन हो गई है, रन हो गई है, इसका मतलब यही है कि कैशी में मसला है, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या करना पड़ेगा, कैशी को ही अब मुझे जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। किसकी कैशी को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कैशी को, ठीक है ना, एक्सेल की कैशी को। स्टेप 5 में इंप्लीमेंटेशन में मैं काम करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाऊंगा, वहां पे सेटिंग्स में क्लिक करके आप ओपन एंड रिपेयर वाले पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो उस फोल्डर में जो कैशी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्टेप 6 में आप वेरीफाई करेंगे, यानी उस फाइल को दोबारा से ओपन करके देखेंगे, और वो 2 या 3 सेकंड्स में ही दोबारा से आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आपने जितने स्टेप्स परफॉर्म किया वो बिल्कुल ठीक है। और स्टेप 7 पे आप उसको अपने पास लिख के रख लेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप उसे इन स्टेप्स को यूज करते हुए आप उसे सोल्व कर ले, आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही है। ये वो स्टेप टेस्ट केसेस है जिनका कल मैंने आपको कहा था कि हम करेंगे, ये एक्चुअल में यहाँ तक काम हमने कल करना था, ठीक है। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं शायद चीज़ों को ज़्यादा डीपली और ज़्यादा डिटेल में कल बताना स्टार्ट हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में, तो शायद ये वजह थी। आई होप कि आपको समझ आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें, नहीं तो अब आप में से कोई भी एक रैंडमली कोई भी पार्टिसिपेंट अपना माइक ऑन करके इन जस्ट स्टेप्स के जो नेम है ना, 7 ये नेम्स है, ठीक है, इनको एक दफा ना पढ़ वो रिवाइज कर दे, जस्ट इनके नेम्स, ठीक है, ताकि हम आगे मूव करें। जी मिस राबिया। जी मैम, अब आप अपना माइक ऑन करके इनके नेम्स को एक दफा रिकॉल कर दें। जैसे शायद अगर आप बोल रही है तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, मैम राबिया का चैट में क्वेश्चन है, इनको स्टेप 3 समझ नहीं आया। अच्छा, और स्टेप काफी 3 सारे समझ क्वेश्चन नहीं आया। स्टूडेंट चैट में कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को बारी बारी इस तरह रिपीट कर दें, मैं स्टेप 3 को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, जितने भी आपने कोर्सेज लिखे थे ना, आपने उनको बारी बारी चेक करना शुरू करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल अब अपने माइंड में रखें कि आपका कंप्यूटर जो है ना वो टर्न ऑन नहीं हुआ या स्क्रीन ब्लैक हो गई है, इस तरह से आप कि अभी तक आपको विंडो ही डिस्प्ले नहीं हुई, आपने उसको टर्न ऑन तो किया यानी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक स्क्रीन जो है ना वो ब्लैक है,
या विंडो भी तक आपको डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। तो आपने कोर्सेज जो लिखे थे कितने थे, 5 या 6 होंगे फॉर एग्जाम्पल के, इसकी सपोज कर लिया भाई रैम में इश्यू हो सकता है, या आपने कहा कि भाई इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस में कोई इश्यू हो सकता है, या फिर आपने बात की कि भाई इसकी वायर्स, ये जो HDMI केबल्स हैं उनकी कनेक्टिविटी में इश्यू हो सकता है, ठीक है। या वो जो सॉकेट जो आप यूज करते हैं सॉकेट, अब आई होप कि आपको याद हो, कल मैंने आपको इमेज दिखाई थी, जो आपकी एक्सटेंशन वायर होती है, जो लीड होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपने सबके सब जो है ना वो प्लग्स लगाए होते हैं सॉकेट्स के अंदर, तो उसमें कोई इश्यू हो सकता है। ये 4 कोर्सेज अभी मैंने लिख बताए आपको, ठीक है। तो टेस्ट केसेस में ये होता है कि आपने एक किसी एक जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कॉज का आपने बताना होता है कि ये वजह हो सकती है, यानी आपने बताना है कि ये वजह है, ठीक है, ये कॉज है। तो वो किस तरह से आप बताएंगे, आप बारी बारी हर कॉज जो आपने 4 या 5 जो आपने कॉजेज दिखे थे, जो रीजन दिखे थे, आप उनको परफॉर्म करेंगे ना। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप सॉकेट को चेंज करके देखेंगे, आप सारे प्लग्स वहां से निकालेंगे, आप कहेंगे शायद ये सॉकेट खराब हो गई है, आप सॉकेट को चेंज करके देखेंगे। अब जैसे ही आपने सॉकेट को चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लें आपका कंप्यूटर जब ठीक से बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है, टेस्ट में क्या होता है कि आपने जो भी आपने कॉजेज जो इश्यूज लिखे ना, आपने उनको रिप्लेस करना होता है, ठीक है, और आपने ये वेरीफाई करना होता है, ये बताना होता है कि ये वजह है, ठीक है। आपने क्लियर कट कोई 1 या 2 रीजंस बतानी होती है जिनको आगे आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने सॉकेट को रिप्लेस किया तो मुझे पता चला कि ये सॉकेट खराब है, ये वजह थी, ठीक है। तो अब आपको बाकी कॉजेज को चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, यानी पहले आप उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। फिर अगर इन केस आपका सिस्टम जो वर्किंग में नहीं आता, फिर आप बाकी कोजेस को देखेंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए सपोज करें कि आपने सॉकेट को रिप्लेस किया, लेकिन तब भी आपका सिस्टम टर्न ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि सॉकेट पिछली भी ठीक थी, ये भी सॉकेट ठीक है। फिर आपने HDMI केबल्स को जो है ना वो उनकी कनेक्टिविटी देखनी स्टार्ट कर दी। हाँ, आपने देखा कि ओहो ये तो एक केबल तो सही से कनेक्ट ही नहीं थी, इसका मतलब ये इश्यू था। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये इश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है। अगर यहाँ पे हम इसके डिटेल में भी जाएं, आपने कंफर्म करना होता है कि ये मेन रीजन है, ठीक है, इस प्रॉब्लम की। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, और कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ लें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी चैट भी देख लें। तो हम नेक्स्ट मूव करें। यस सर। ये केस स्टडीज तो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह से है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब क्या फायदा है ट्रबल शूटिंग का ना, पहले मैं एक एग्जांपल से थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना, तो वो ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, क्या आपको कोई भी मसला होगा, कोई बीमारी हो गई है, कोई बुखार हो गया है, फीवर है, या आप को कोई भी ऐसा कोई छोटा मोटा कोई, अगर आप अपनी बॉडी में चेंज फील करते हैं तो आप डॉक्टर से जब जाके कंसल्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रबल शूटिंग है। और जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, ठीक है, और आप वापस मेडिसिन के बाद हेल्दी हो जाते हैं, तो ये ट्रबल शूटिंग वाला प्रोसेस है। तो ऐसे वैसे ऐसा करने का क्या फायदा होता है, ठीक है ना। तो यही अगर मैं बात करूं, जब आप एक दफा डॉक्टर से जो कंसल्ट कर लेते हैं तो उसका क्या फायदा होता है कि फ्यूचर में आने वाली भी आपको इस सारी बीमारियों से बच जाते हैं, इसी तरह होता है ना। और आप पहले से ज्यादा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं, यही सब चीजें होती हैं, ठीक है। और जो आपको जो मसला था, जो बीमारी थी, ठीक है, आप उससे भी आप बच जाते हैं, ठीक है, आप उससे भी हेल्दी हो जाते हैं। तो ये थी तो अगर हम इसको इस टॉपिक के ऊपर अगर हम इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करें, ट्रबल शूटिंग करने का फायदा क्या होगा, यानी आपने प्रॉब्लम देखी और उसको क्यों फिक्स करना है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप उसे इग्नोर कर दें, उसको फिक्स करने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने आज पढ़ना है, अब पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग कीप्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क रनिंग स्मूथली। अगर आप प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं तो फिर आपका जो सिस्टम है वापस से स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आई और जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं, तो वापस आपका सिस्टम अपनी पहले जैसी वर्किंग में आ जाता है, स्मूथली वर्किंग में आ जाता है, ठीक है। हेल्प्स क्विक फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम्स। तो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस ही ऐसे है कि जिसमें आप प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं फिर उसको फिक्स करते हैं, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये ट्रबल शूटिंग से आप आने वाले फ्यूचर में आने वाली डिस्टरबेंस से और डाटा के लॉस से, सिक्योरिटी इशू से भी बच जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी से एक प्रॉब्लम को, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक ट्रबल शूट एक प्रॉब्लम थी, आपने उसे फिक्स कर लिया, और जब आपने अब अपने सॉफ्टवेयर को इतने ध्यान से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, आपने सबके सब कॉजेज को डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट आने वाले जो डाटा लॉस और बिग सिक्योरिटी थ्रेट से भी आप बच जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। डाउन टाइम को अगर हम लोग, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, डाउन टाइम क्या होता है। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि हमारी वेबसाइट डाउन करी है, या इस तरह से। सो डाउन टाइम का मतलब, डाउन का मतलब होता है कि सिस्टम का काम ना करना। डाउन टाइम उतनी देर जितनी देर आपका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। मैं सपोज एग्जांपल लें कि आप एक बैंक में गए, ठीक है, और आपने देखा जाकर जितने भी एम्प्लॉयज है ना, वो सब आपस में बातें कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, और वो बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी लंच ब्रेक भी कोई नहीं है। और फिर जो कस्टमर्स है ना, वो भी बेचारे साइडों पे वेटिंग में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो आप जाके पूछो कि क्या हुआ, तो किसी ने आपको, गार्ड ने, किसी ने बताया कि भाई ये डाउन टाइम है। मतलब डाउन टाइम है। आप किसी एम्प्लॉय के पास गए, वहां के किसी मैनेजर या किसी के पास भी, आपने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ना सर, हमारी जो मिजान बैंक की जो एप्लीकेशन है ना, वो क्रैश कर गई है। और आपको पता है हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी काम है ना, वो सारा बैंक एप्लीकेशन के साथ ही होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही होता है। तो वो एप्लीकेशन क्योंकि डाउन कर गई है, तो अभी हमारा डाउन टाइम चल रहा है, यानी हम काम ही नहीं करें। ये मैंने कोशिश किया कि आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर डाउन टाइम होता है ना, तो उनकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। ठीक है। और वो लॉस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अब जब तक उनकी बैंकिंग मैनेजमेंट यानी हायर अथॉरिटी से उस एप्लीकेशन में आने वाले इश्यू को, प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेंगे, उससे ट्रबल शूट नहीं करेंगे, तो उनका डाउन टाइम उसी तरह जारी और सारी रहेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग आपको डाउन टाइम से बचाता है। ठीक है। आपका सिस्टम डाउन ना हो। अच्छा, डाउन टाइम का नुकसान क्या मैं पहले बता चुका हूँ, कि आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है और वो बहुत कम हो जाती है, और आप लॉस में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी। आपके डाटा का नाम, डाटा इंटेग्रिटी बहुत जरूरी। डाटा इंटेग्रिटी से क्या मुराद है, कि आपके डाटा का जिसे कहते हैं एक्यूरेट होना, डाटा का एक्यूरेट होना, रिलायबल होना। मतलब कि आपके डाटा को किसी ने डैमेज नहीं किया, डाटा को कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब कि आपका डाटा बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, जैसा था वैसा ही है, उसमें किसी ने कोई चेंजिंग नहीं की। इसे कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी। अब डाटा क्या होता है, ठीक है, आप सबको आइडिया होगा। प्रॉब्लम्स कैन करप्ट डाटा। अब होता ये है, फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें, आपके आपके स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना, उन्होंने एक ना सॉफ्टवेयर के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स का डाटा पुट किया हुआ है, हर स्टूडेंट का नेम, फिर आगे उसका फादर नेम, आगे उसका सीएनआईसी, आगे उसका एड्रेस, और उसके फादर का फोन नंबर, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा है, और मजीद सारी डिटेल। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर सपोज कर ले कोई इश्यू आ जाता है। अब जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या डाटा को कोई खतरा है, थ्रेट है? अब जब सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके डाटा में भी कोई ना कोई, जिससे कहते हैं ना, करप्शन के थ्रेट्स हैं, कि आपका डाटा भी लॉस हो सकता है। ये आपको इस चीज का खतरा है। ठीक है ना। सो अब आप जब उस सॉफ्टवेयर के ट्रबल शूट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेंगे, तो वो डाटा पे आने वाले जो वो आपको थ्रेट्स थे, वो भी खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। यानी अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, अपने सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप खुद ब खुद डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर कर लेते हैं। यानी अब इसका मतलब ये होता है कि आपके डाटा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई डाटा को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। आपका डाटा एक्यूरेट और रिलायबल सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इंप्रूविंग सिक्योरिटी। होता ही है कि आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, नेटवर्क, चाहे वो कोई नेटवर्क है या एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर हैकर्स जो है ना साइबर अटैक्स करते हैं। सॉरी, हैकर्स जो है साइबर अटैक्स करते हैं और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो अगर आप सिस्टम में ट्रबल शूट करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स को फिक्स करते रहेंगे, तो आप मुस्तकबिल में आने वाली, फ्यूचर में आने वाले जो लॉसेज है उनसे बचेंगे। किस सूरत में, देखें फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट जब वो क्रैश कर गई, सपोज कर ले। अब जब आप किसी भी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करते हैं, वो उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ उस कॉज को नहीं देख रहे होते, आप अपने पास लिस्ट में काफी ज्यादा कॉजेज दिख रहे होते हैं। अब जब आप कॉजेज दिखेंगे, तो आप वल्नरेबिलिटीज को भी फाइंड कर लेंगे। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, आपके सिस्टम में आने वाले वीक पॉइंट्स होते हैं। आप वीक पॉइंट्स लिख लेंगे, आप कहेंगे ये पॉइंट है जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मेरा डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है। मेरी सिक्योरिटी को खतरा है। ठीक है।
ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, आप उन वीक पॉइंट्स को भी दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस तरह जब आप प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे होते हैं, आप सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे होते हैं, तो आप खुद ब खुद वल्नरेबिलिटीज को भी रिमूव कर देते हैं और अपनी डाटा की सिक्योरिटी को भी एनहांस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन 3 पॉइंट्स के जस्ट आप अपने पास अपने पास नेम्स लिख लें। ठीक है, ये शायद आपकी बुक में तो ना हो, लेकिन हमेशा जब भी डाटा की सिक्योरिटी की बात की जाती है तो इन 3 पॉइंट्स की बात की जाती है। मैं जस्ट इनका हिंट दूंगा, तो अगर आप में से कोई समझ सके। इंटेग्रिटी यानी आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके अंदर किसी ने कोई डैमेज नहीं किया और डाटा को किसी ने लॉस नहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अवेलेबिलिटी, कि जब भी डाटा की डिमांड की जाएगी तो वो डाटा इजीली एक्सेसिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मिजान बैंक के एम्प्लॉयज जब भी उस अपनी ऐप को, मैं एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉयज का एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ मिजान बैंक के एम्प्लॉयज ही ओपन कर सकते हैं ना अपने सिस्टम में, क्योंकि उनको आईडी दी गई है। हर कस्टमर या आम इंसान तो उस सॉफ्टवेयर को ओपन ही ना कर सकता। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है जब भी एम्प्लॉय अपनी आईडी देगा, कस्टम अपनी जो अपनी एम्प्लॉय आईडी वहां पे रन करेगा और लॉग इन करेगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर उसके पास ओपन हो जाए। ठीक है, ये डाटा की अवेलेबिलिटी होती है। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, जो एक्सेसिबल जो यूजर्स होते हैं उन्हीं को वो डाटा जो है ना वो एक्सेस हो सके। मतलब इसका ये है, मैं बताता हूँ, कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो मिजान बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को वो, उन्हीं के सामने वो सॉफ्टवेयर ओपन हो, हर आम इंसान के आगे वो सॉफ्टवेयर ओपन ना हो। इसे कहते हैं डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब जो डाटा का अहल है, जो डाटा को का एक्सेसिबल यूजर है, एक्सेसिबल पर्सन है, सॉरी ऑथराइज पर्सन इसे हम बोलते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है वही डाटा को एक्सेस कर सके, हर इंसान डाटा को एक्सेस ना कर सके। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी में कि डाटा को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, और अवेलेबिलिटी में कि जब डाटा की डिमांड की जाए तो वो इजीली अवेलेबल हो। एनहेंसिंग परफॉर्मेंस, जाहिर बात है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करेंगे तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती रहेगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होंगे उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उनको फिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे, एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि आपका सिस्टम ओवर हीट कर रहा है, आपने उससे ट्रबल शूट करना शुरू कर दिया, आपने फैन को खोला, उसकी डस्ट को साफ किया, फिर उसको दोबारा से, मतलब उसके अंदर जिससे हमने कल पढ़ा था थर्मल पेस्ट होती है वो लगाई, जो भी सारा प्रोसेस था, ट्रबल शूट कर लिया। अब आप खुद बताएं कि आपके फैन की जो मुद्दत है, मतलब उसकी जो लाइफ है, वो इंक्रीज हुई या ना हुई? अब आप फैन को ज्यादा देर तक यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने उससे एक दफा मेंटेन कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब प्रोसेस था, अब ये सब लिखा है यहाँ पे। एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ के जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनकी लाइफ भी एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेविंग कॉस्ट, और आप जाहिर बात है आप बहुत ज्यादा नुकसान से बच जाते हैं। दो बातें हैं, एक तो ये है कि आप देखें कि आप बार बार ये नोट कर रहे थे कि भाई फैन बहुत ज्यादा ना आवाज दे रहा है, लाउड नॉइज दे रहा है, और सिस्टम ओवर हीट भी हो रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते गए, तो फिर क्या होगा? आने वाले वक्त में जब आपका सिस्टम क्रैश करेगा ना, तो आप जब रिपेयरिंग के लिए लेके जाएंगे, वो कहेगा भाई इसका फैन भी बिल्कुल खराब है, वो भी चेंज करना है, इसकी रैम है वो भी बिल्कुल डैमेज हो गई है, उसको भी चेंज करना है। इतना ज्यादा वो आपको ना कॉस्ट बता देगा। और अगर आप चीजों को साथ साथ मेंटेन करते रहे, ट्रबल शूट करते रहे, तो आपकी वो कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। यूजर एक्सपीरियंस एनहांस होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे पहले कोई भी एक सिस्टम है ना, वो अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस की पहले तो एग्जांपल देखो। ये स्लैक फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, और मेरे पास ये मैसेजेस मुझे शो होना स्टार्ट हो गए। ये यूजर एक्सपीरियंस है। मतलब कि बटन्स के ऊपर क्लिक करना, ठीक है, ये एक एग्जांपल है सिंपल। तो अगर मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, इसे यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। कोई भी सिस्टम तब तक कामयाब रहता है, यूजर तब तक उसको यूज करते हैं जब उनका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सिस्टम को, अगर आप उसमें ट्रबल शूट करते हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका यूजर एक्सपीरियंस खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि एक वेबसाइट है, बार बार क्रैश करती है, डाउन करती है, तो मुझे आप बताएं कि क्या उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है? No. बिल्कुल ठीक है, अच्छा नहीं है। अब जब आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं तो अब उसका यूजर एक्सपीरियंस खुद ब खुद अच्छा हो गया। ठीक है ना, अब ज्यादा यूजर्स उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, आगे हमारे पास नया टॉपिक जो स्टार्ट होता है, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। दो बातें हैं, एक तो ये कि आप बीमार हुए और आप डॉक्टर के पास चले गए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और चीजें काफी ज्यादा बताने वाली है। तो अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसी वक्त हैंड रेस करके या किसी तरह चैट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। दो बातें, आप सपोज कर लो एक 50 ईयर्स से प्लस एक इंसान है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल आप और मुझ में से किसी के लिए भी नहीं है, ये जस्ट एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। एक इंसान है जिसकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा है, वो डेली अपनी बॉडी के अंदर नए चेंजेस को फील करता है। कभी वो फील करता है कि उनको जिसे कहते हैं ना, उनके पाँव में दर्द है या कुछ ऐसी वो ना प्रॉब्लम्स को फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। और फिर बाद में क्या होता है, एक दिन उनकी अचानक तबीयत खराब होती है, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ना भाई आपको तो डायबिटीज हो गई है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, एक अब अपने पास अलग से एक और सिनेरियो सोचो, एक और इसी तरह का इंसान है, 50 प्लस है, या ऐसे कर लो 30 प्लस है, ठीक है। और वो भी इसी तरह के कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में फील कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ ना जैसे ही कोई चेंज उसको आया तो वो फौरन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से जाके कंसल्ट किए, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि भाई आप अपना ना ये टेस्ट करवा लें, ठीक है, अपनी रिपोर्ट्स में पास लेके आए। फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई अब आपको बहुत एहतियात की जरूरत है, आपने हेल्दी खाना मतलब हेल्दी डाइट लेनी है, आपने अपनी बॉडी में इंसुलिन को जिसे कहते हैं मेंटेन रखना है, इंसुलिन लेवल को, आपने फ्रूट ज्यादा यूज करना है, मतलब डॉक्टर उसको बता देता है और वो आने वाले एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाता है। अब आप में से कोई माइक ऑन करके बताए सिनेरियो 1 अच्छा है या सिनेरियो 2 अच्छा है? बिल्कुल ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि सिनेरियो 2। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिनेरियो 1 जो है उसका मतलब है ट्रबल शूटिंग। क्योंकि प्रॉब्लम आई, आपने उसे फिक्स कर लिया, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जैसे बताया आपने वैसा करना शुरू कर दिया। एक वक्त आएगा कि 6 या 8 महीनों बाद आप वापस अपनी पहले जैसी रूटीन में तो आ जाएंगे, लेकिन अब आपको वो बीमारी तो लग गई ना। और सिनेरियो 2 क्या है कि आप बीमारी के आने से पहले ही, ठीक है, अपनी जो तैयारी शुरू कर दे, मतलब ये कि आप एक्शंस परफॉर्म करने स्टार्ट कर दे। जैसे ही आपने अपनी कोई चेंज देखा, आप उससे कोई भी, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम देखी, आप उससे फौरन से उसी वक्त क्लियर कर दें, ठीक है। तो अब फिर आप इसका फायदा क्या होता है, आप मुस्तकबिल में आने वाली किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी प्रिवेंट कहते हैं ना बचा के रखना, और मेंटेनेंस साथ साथ चीजों को मेंटेन करते रहना, यानी किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम से अपने आप को बचा के रखना। तो एक्शंस टेकन बिफोर प्रॉब्लम अकर, यानी किसी भी मसले के आने से पहले जो आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। बजाय कि आप किसी भी सिस्टम के फेल होने का इंतजार करें और फिर उसको बाद में उसको मेंटेन करें, इससे बेहतर है कि आप साथ साथ रेगुलरली उसको मेंटेन करते रहें। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ये प्रॉब्लम के आने से पहले, और ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम के बाद। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम इश्यूज से बच रहे होते हैं, प्रॉब्लम से बच रहे होते हैं, ठीक है। और ट्रबल शूटिंग में क्या होता है, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे होते हैं। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से, अच्छा ट्रबल शूटिंग में तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, कॉस्ट भी वेस्ट होती है, ठीक है ना, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, हमें उस प्रॉब्लम को फिक्स करना ही करना है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें जब आने वाली मुस्तकबिल में आने वाली किसी प्रॉब्लम से बचाती है, तो फिर हमारा वो टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है। अब आप में से कोई माइक ऑन करके बताए कि कौन सी अप्रोच बेहतर है, हमें किससे अडॉप्ट करना चाहिए? Preventive maintenance. हाँ, लेकिन ये आपके सिनेरियोस के मुताबिक होता है। अब एक ऐसी सिचुएशन है, आप साथ साथ चीजों को मेंटेन तो करे थे, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तब तो आपको ट्रबल शूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस सारे से हम यही सीख रहे हैं कि हमें साथ साथ अपने इक्विपमेंट्स को, अपने सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। अब फिर से वही बात आ जाती है, वाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये हमारे सिस्टम को फेल होने से बचाती है, ठीक है। सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। अब जब आप चीजों को साथ साथ बेहतर करते रहेंगे तो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती रहेगी, ठीक है। और आने वाली मुस्तकबिल में जब आपको लॉस से बचाती है, तो फिर आपको उसके लिए जो आपको टाइम और एफर्ट्स और कॉस्ट लगानी पड़ेगी, आप उससे भी बच जाएंगे, ठीक है। और आपके सिस्टम की लाइफ भी इंक्रीज होती रहेगी। जब आप उससे ज्यादा किसी चीज को मेंटेन करते रहते हैं, तो आपको उसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको इस चीज का आई होप का आइडिया हो, जो लोग अपनी बाइक को हर मंथ जो है उसकी वो जिसे कहते हैं ना सर्विस करवाते हैं, तो उनकी बाइक जो है वो उसको ज्यादा देर तक उसको यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में दो कैटेगरीज बन जाएंगी, एक हार्डवेयर की और एक सॉफ्टवेयर की। यानी आप हार्डवेयर को मेंटेन करेंगे, यानी रेगुलरली अपने सीपीयू को क्लीन करते रहेंगे, उसके फैन को क्लीन करते रहेंगे, डस्ट को रिमूव करेंगे, केबल्स को चेक करते रहेंगे, सिस्टम को ओवर हीट होने से बचाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो होगा ये हार्डवेयर मेंटेनेंस में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या आएगा, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। विंडो का आप जैसे नया वर्जन आया हुआ विंडो 11,
अभी तक हम में से किसी ने भी उसको इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो आपको चाहिए आप उसे इंस्टॉल कर लें। ड्राइवर्स को अपडेट करते रहे, ठीक है। जो आपके अनयूज सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम में उनको रिमूव करते रहे साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन ना हो। वायरस इसको साथ साथ स्कैन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम वायरस को पढ़ेंगे तो मैं इसको बताता भी हूँ। अच्छा, इस सारे का फायदा फिर वही सब मेरे ख्याल में इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, कि आपका जिससे कहते हैं ना सिस्टम क्रैश नहीं होता, ठीक है। लेस वायरस अटैक्स, जाहिर है आप जब अपने सिस्टम को मेंटेन करते रहे साथ साथ, तो फिर उसमें वायरस आने के जिससे कहते हैं ना चांसेस कम होंगे। आप अपने प्रॉब्लम सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को जल्दी और बहुत कम टाइम में डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये कि जब आप अपने सिस्टम को मेंटेन करोगे ना, तो आपका ट्रबल शूटिंग वाला प्रोसेस भी आसान हो जाता है। वो किस तरह से, आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले मैंने अपने सीपीयू के ऊपर से फैन, सीपी आपने आपको पता है 2 दिन पहले मैंने फैन के ऊपर से डस्ट को रिमूव किया है। अब जब आज ये प्रॉब्लम आई है, तो मुझे फैन को चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं, फैन तो बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको चीजों को समझ आ रही है, ठीक है। यानी ये कि जब आप चीजों को साथ साथ मेंटेन कर रखते हैं, आपको पता होता है कि मेरे कौन से इक्विपमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग के दौरान भी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब यही है कि मेंटेनेंस, तो आप अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आपका सिस्टम स्मूथली ज्यादा देर के लिए काम करेगा, और नो मेंटेनेंस में आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके नुकसान क्या क्या, आपका सिस्टम जल्दी क्रैश कर जाएगा, आपका डाटा लॉस हो जाएगा, डाटा की इंटेग्रिटी पे एक सवाल आएगा, ठीक है। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी, या आपके हार्डवेयर पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें, 2 बातें हैं। वायरस, तो वायरस की सबसे पहले बात करते हैं। अभी मैंने पहले कहा कि अगर आप मेंटेन नहीं रखते, तो आपके सिस्टम में वायरस के आने के नुकसान आते हैं, ठीक है, खतरा आते हैं, ठीक है, वायरस के आने के चांसेस होते हैं। सो यही बात फिर से दोबारा से लिखे कि आपने अपने आप को सिस्टम आपने अपने सिस्टम को वायरस से बचा के रखना होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम द मालवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स एंड रैंसमवेयर्स, ठीक है। अगर आप इन वायरस से, रैंसमवेयर से अपने सिस्टम को बचा के रखते हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो, उसमें प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाते हैं, और वो ज्यादा देर के लिए आपका सिस्टम रन करता है। तो ये 4 टर्म्स देखिए, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मालवेयर सबसे पहले एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। अब आगे इसके 3 टाइप्स है, वायरस, वॉर्म और रैंसमवेयर। अच्छा, एक टर्म यूज होती थी कोरोना वायरस, कोई माइक ऑन करके बता सकते हैं इसको वायरस क्यों कहते थे? अच्छा, वायरस से हम लोग, जी, वायरस जैसे हम लोग इसलिए कहते थे क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलती जाती है बीमारी। तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल्स की सूरत में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सिस्टम तक फैलता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल मैंने क्रिएट की और मैंने उसके अंदर वायरस रख दिया, सपोज कर लो मैंने सेंड की अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला ने जैसे ही फाइल अपने सिस्टम में ओपन की, वायरस उसके सिस्टम में आ गया। अब्दुल्ला ने आगे सेंड कर दी अली को, अली ने जैसे ही फाइल अपने सिस्टम में ओपन की, अली के सिस्टम में वायरस आ गया। इस तरह वायरस फैलता गया। वर्म, a program that spreads automatically across network। फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क हमने बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 6 जनों ने अपना एक नेटवर्क बना लिया और वो डाटा को शेयर कर रहे थे, ठीक है। और वहां पे ऑटोमेटिकली कोई एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, कोई एक ऐसा जो है ना सॉरी, ठीक है, आप उस नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली वॉर्म जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। वो वॉर्म क्या करता है, वो वही काम करता है जो मालवेयर करता है। एक्चुअल में ये तीनों बातें, वायरस, वॉर्म और रैंसमवेयर, मालवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है। मालवेयर क्या काम करता है, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को, डाटा को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। रैंसमवेयर कहाँ पे फैलता है, डेट लॉक्स डाटा एंड डिमांड्स पेमेंट। रैंसमवेयर में क्या होता है, हैकर्स जो है आपके डाटा को पहले लॉक करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आपको ये डाटा चाहिए। इंसान कहते हैं हाँ जी बिल्कुल चाहिए। एक्चुअल में वो इंसान है, तो एक पूरा एक सिस्टम होता है। अब वो जब डाटा की डिमांड करता है, तो वो डाटा इस तरह नहीं देते, उनसे पेमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लो आपकी नादरा की जो सॉफ्टवेयर ना वो हैक हो गया, ठीक है। अब नादरा के अंदर पूरे पाकिस्तानियों का सारा डाटा है। अब जब हैकर्स जो है वो, सपोज करने एक एग्जांपल है, ठीक है, आपने ऐसा करना नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करते हैं पैसों की, क्या आप मुझे 50 करोड़ रुपया दें हमें, तो हम आपको ये डाटा फिर वापस करेंगे। अब जाहिर है उनको वो, उनके साथ डील कोई ना कोई करनी पड़ेगी। इस ऐसे सिचुएशन को हम लोग रैंसमवेयर कहते हैं। तो आपने अपने सिस्टम को इन सब सिचुएशन से बचा के रखना होता है। किस लिए? ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पार्ट है। प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन भी जो है वो
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक पार्ट है, ठीक है, उसकी एक टिप है। इसका फायदा क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में, फिर वही बात है कि प्रॉब्लम्स आने वाली, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से अपने सिस्टम को बचा के रखते हैं, ठीक है। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपके सिस्टम में अक्सर प्रॉब्लम्स है वो मालवेयर की वजह से आती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वो रूट, वो वजह फाइंड करनी होती है जिसकी वजह से ये मालवेयर या ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और फिर आपने उसको फिक्स करना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप मुस्तकबिल में आने वाली किसी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ठीक है। और अब जब आप, जाहिर बात है, वायरसेस से, मालवेयर से, रैंसमवेयर से, वॉर्म से अपने सिस्टम को बचा के रखते हैं, तो आपका सिस्टम स्टेबल रहता है, यानी रेगुलरली एक करेक्ट वे में वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वायरस का नुकसान क्या होता है? आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, अननोन प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में ओपन हो जाते हैं, पॉपअप्स आपको डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो इमेज जाएगी पॉपअप की एग्जांपल है कि किस तरह से आपको पॉपअप डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी फाइल्स, आपके सिस्टम के अंदर कुछ करप्टेड और मिसिंग फाइल्स जो है वो ओपन होनी स्टार्ट हो जाती है, एंटर हो जाती है, ठीक है। जाहिर बात है, मैंने पहले बताया कि जो वायरस है वो फैलता ही फाइल्स के जरिए, ठीक है, करप्टेड फाइल्स के जरिए। तो अब आप किस तरह से अपने सिस्टम को वायरस से बचा के रख सकते हैं? एंटीवायरस के जरिए। तो यहाँ पे आपको एक प्री बिल्ट एंटीवायरस विंडो के अंदर भी मिलता है। आप यहाँ पे अगर सर्च करें एंटीवायरस, यहाँ पे इसे ओपन कर लें। अब टाइम बहुत शॉर्ट है, ये एंटीवायरस आपके पास ओपन हो गया। आप एंटीवायरस स्कैनिंग करते रहेंगे तो आप अपने सिस्टम को वायरस से बचा के रखते हैं। ये मोबाइल फोन्स के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर भी आपको ये वर्जन, ये फीचर मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्री बिल्ट जो है ना हमारे पास टूल्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इस एंटीवायरस को आप खुद भी अपडेट रहे कि आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस तो नहीं आ गया, और आप रेगुलरली ये प्रोसेस करते रहे, ठीक है। अननाउन डाउनलोड से आप लोग बचें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइट के ऊपर जाके किसी भी रैंडमली किसी भी साइट के ऊपर जाके कोई भी किसी भी किस्म का जो आप फाइल है उसको डाउनलोड ना करें, क्योंकि हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ये वायरसेस फाइल्स के जरिए फैलते हैं। यूज फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या करते हैं? एक ऐसे टूल्स होते हैं जो आपके सिस्टम में अनऑथोराइज पर्सन को दाखिल नहीं होने देते, ठीक है, यानी एक्सटर्नल बाहर के लोगों को सिस्टम में दाखिल नहीं होने देते, डाटा को एक्सेस नहीं होने देते, और दूसरा रिकॉर्ड रखते हैं कि नेटवर्क के अंदर कौन आया, किसने कौन से डाटा की डिमांड की, किसने क्या डाटा यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, मिजान में मानो ने फायरवॉल लगाया हुआ है कि किस एम्प्लॉय ने किस टाइम सॉफ्टवेयर को यूज किया, ठीक है, और फिर किस डाटा को ओपन किया, किस डाटा को चेंज किया, क्या काम किया। इसे हम फायरवॉल कहते हैं, ठीक है। फायरवॉल सारा रिकॉर्ड रखता है। और लास्ट पे यूएसबी स्कैनिंग करते हैं। जब भी आप यूएसबी इंजेक्ट करें अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये वायरसेस यूएसबी के जरिए भी फैलते हैं, तो जब भी आप यूएसबी इंजेक्ट करें तो आप उसको पहले स्कैन कर लें, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बैकअप। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लें आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो आपको उससे पहले, अगर आपके पास बैकअप होगा, हमने कल थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, तो आप अपने डाटा को वापस लेंगे, ठीक है। यानी बैकअप का मतलब आपने डाटा की कॉपी अपने पास रखी होती है, ठीक है। इन केस अगर आपका डाटा रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो आप बैकअप से अपना वापस पुराना डाटा हासिल कर लेते हैं। तीन टाइप्स होती हैं, फुल, इंक्रीमेंटल और क्लाउड। फुल में क्या करते हैं? आप डाटा का साथ साथ कंप्लीट बैकअप रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आज क्या किया, एक हार्ड ड्राइव ली, उसके अंदर अपना सारा डाटा का बैकअप, यानी अपने कंप्यूटर का जितना भी डाटा ना उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया। इंक्रीमेंटल, आप साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आपने आज कर लिया, फिर 3 दिन बाद आपने जितनी अपनी फाइल्स के अंदर चेंजिंग की थी आप उससे भी अपडेट कर देंगे, फिर एक हफ्ते बाद। जो कि पहली और दूसरी अप्रोच अच्छी नहीं है, ठीक है ना। यानी फुल बैकअप में आप मैनुअली हार्ड ड्राइव के अंदर अपना डाटा करें, इंक्रीमेंटल में भी आप हार्ड ड्राइव के अंदर मैनुअली करें, लेकिन आप साथ साथ थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको अपडेट करें। और क्लाउड में क्या करते हैं? आप लार्ज बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन अपने मेमोरी शेयर कर देते हैं, और आप वहां पे अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं, जैसे मैंने किया था। मैंने आपको शायद एक एग्जांपल, ये कुछ बात बताई भी थी कि लास्ट 2 years बिफोर मेरे एनवीएमई और हार्ड ड्राइव जो है वो बिल्कुल खराब हो गई थी, तो फिर मैंने पहले से वन ड्राइव के अंदर अपना डाटा का बैकअप किया हुआ था, ये क्लाउड था। तो फिर मुझे अपना सारा डाटा का बैकअप मिल गया था, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई इशू हो गया। अच्छा, इसका फायदा यही होता है कि आपका डाटा अगर लॉस हो जाए तो आपको उसको आप वापस, वो आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। अगर इन केस आपके वायरस से आपकी फाइल्स डिलीट हो जाती है, आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो आप उसे बैकअप कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि हमें रेगुलरली अपने डाटा का बैकअप रखना चाहिए, ठीक है, और उसे मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर करना चाहिए। उससे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरह स्टोर करना चाहिए। यानी ऑनलाइन तो मैंने बता दिया, क्लाउड की फॉर्म में वन ड्राइव जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, इसी तरह, और ऑफलाइन भी हार्ड ड्राइव के अंदर या यूएसबी के अंदर इंपॉर्टेंट डाटा को आपको स्टोर रखना चाहिए बैकअप के तौर पर, ठीक है। और
ये हम प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी करनी चाहिए। आगे हम इस सारी, अगर हम अपनी 2 दिन की जो है ना जो डिस्कशन है उसको कंक्लूड कर दूं, तो हमने क्या सीखा? हमने ट्रबल शूटिंग को पढ़ा के ट्रबल शूटिंग में 3 प्रोसेसेस होते हैं, फिर 2 टाइप्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फिर 7 स्टेप्स है। ठीक है, बेसिकली उन्हें 3 जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं ना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना और उसको फिक्स करना, उन्हीं को हमने बहुत डिटेल में उस 7 स्टेप्स की फॉर्म में देखा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे थे। ठीक है, देन हमने देखा कि हमने, बजाय कि हम इंतजार करते रहे कि हमारा सिस्टम ट्रबल शूट करे, हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी चाहिए, हमें अपने सिस्टम को रेगुलरली मेंटेन रखना चाहिए। उसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो वायरस प्रोटेक्शन, अपने सिस्टम को वायरस से बचा के रखें, दूसरा डाटा का बैकअप रखें, ताकि अगर इन केस डाटा आपका डैमेज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो आप उसको भी बैकअप कर लें। ठीक है, इसकी बैकअप की हमारे पास एग्जांपल्स काफी सारी हैं। एक तो क्या आप मैनुअली अपने डाटा को बैकअप रखें, ठीक है, उसको डुप्लीकेट यानी किसी हार्ड ड्राइव के अंदर कहीं ना कहीं, या दूसरा कि आप क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपना डाटा स्टोर कर लें, जैसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या कोई और। ठीक है, सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, मैं आपकी चैट एक दफा देख लेता हूँ। यस मैम, नाउ इट्स अप टू यू। यस सर, स्टूडेंट्स के भी चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, सबको क्लियर है। और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। सर हमजा, आपकी काफ़ी एफर्ट्स हैं इसमें, आपने बहुत अच्छा लेक्चर प्रिपेयर किया है, तमाम चीज़ें बेसिक टू एडवांस आपने समझाई हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और होप सो कि सब स्टूडेंट को भी सब कुछ क्लियर होगा, और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।